हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 2 संबंध एवं फलन के विविध प्रश्नावली के प्रश्न 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में विविध प्रश्नावली का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि f, g सच दैट r से r क्रमशः f(x) बराबर x प्लस 1 और जी एक्स बराबर 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। f प्लस जी कॉमा एफ माइनस जी और f अपॉन जी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) और g(x) दिया हुआ है। तो इनका हमें प्लस माइनस और डिवाइड तीनों को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है f(x) और g(x) और हमें निकालना है f प्लस जी। तो f प्लस जी हमें निकालना है और यहाँ पर ऑपरेशन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f(x) प्लस g(x). यहाँ पर f प्लस जी और x है, हमें x निकालना है x के पदों में, तो इस तरीके से लिखेंगे और f(x) प्लस g(x) हो जाएगा। अब f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 प्लस g(x) की वैल्यू है 2x माइनस का 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x 1x है, कुछ नहीं है तो 1x है, तो 2x प्लस 1x तो 3x प्लस 1 का 3 माइनस प्लस का 1 है और माइनस का 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर f प्लस gx का मान क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2। तो एक आंसर हमने निकाल लिया है। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। f माइनस जी निकालना है तो इसमें x लगा देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, सेम प्लस वाले के जैसा करना है इसको। तो f(x) माइनस का gx हो जाएगा। अब इसमें f(x) क्या है, x प्लस 1 और gx क्या है, यहाँ पर 2x माइनस का 3। यहाँ पर माइनस है तो gx में जो वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे कि प्लस का जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3। अब यहाँ पर माइनस के 2x से 1x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, मतलब 1x बचेगा और माइनस बड़ी संख्या के सामने तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब प्लस 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 हो जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। दूसरा आंसर है ये हमारा। अब लास्ट आंसर निकालना है हमें, f अपॉन जी निकालना है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) अपॉन gx निकालेंगे। तो f(x) अपॉन gx इसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो f(x) यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 और gx यहाँ पर क्या है, 2x माइनस का 3। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, अंश और हर के फॉर्म में है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 2x माइनस 3 का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या x के जगह पे क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए, x के जगह पे यहाँ पर रखेंगे x बराबर यहाँ पर होना चाहिए 3/2। यहाँ पर x के जगह पर अगर 3/2 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान 3/2 नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पर सॉल्व करके इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 2x से x के जगह पे 3/2 रखेंगे और यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर x के जगह पे रखा है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, 3 माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। इसीलिए यहाँ पर x के जगह पे 3/2 नहीं होना चाहिए और x के जगह पे कोई भी मान आ सकता है। और यहाँ पर तो यह इस तरीके से हम f अपॉन gx निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, प्रश्न नंबर 8। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मान लीजिए कि f बराबर 1,1 2,3 0, माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का 3 z से z में f(x) बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ a, b कोई पूर्णांक है। a और b को निर्धारित कीजिए। इसमें a और b का मान हमें निकालना है। तो इस टाइप के प्रश्न हमने पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इसको इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है f(x), f यहाँ पर जो दिया हुआ है 1,1
फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 1,1, 2,3, 0,-1 और -1,-3 इस तरीके से दिया हुआ है। और f(x) यहाँ पर दिया हुआ है ax + b। तो इसको अगर हम ध्यान से समझें और इसमें बोला जा रहा है कि जो संबंध है z से z में है, मतलब जो फंक्शन होगा z से लेकर z में होगा और यहाँ पर f(x) दिया हुआ a और b का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर f 1,1, 2,3, 0,-1, -1,-3 इसका मतलब क्या है, जो f में जो पहला मान है ये हमारा क्या है, प्रांत है। ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है, मतलब प्रांत है। और 1, 3 जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पर 1, 3, -1, -3 ये हमारा क्या है, y का मान। y का मान मतलब f(x) को y मान बोला जाता है, जिसको परिसर भी बोला जाता है। तो ये हमारा परिसर दिया हुआ है, प्रांत और परिसर दिया हुआ है इसमें। और इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद a और b में हमारा एक रिलेशन आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इन्हीं में से किसी एक वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे, कोई भी वैल्यू को यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि 1,1 और 2,3 इन दो वैल्यू को हम ले रहे जो बिलोंग्स टू f में ही बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे और a और b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1,1 को रखेंगे। तो 1,1 के लिए यहाँ पर f(x) की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर a 1 + b। तो f1 में मतलब y का मान, f(x) का मान क्या होता है, y के इक्वल होता है। तो जबकि f1 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1 को a से गुणा करेंगे तो a आएगा प्लस b। तो यहाँ पर आ गया है a + b = 1 आ गया है। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे 2,3 रखेंगे। 2,3 रखने के लिए यहाँ पर f2 रखेंगे, ये हमारा x का मान होता है, ये y का मान होता है। अब यहाँ पर a x की जगह पे 2 रखेंगे प्लस b, यहाँ पर क्या है, b इस तरीके से है। तो f2 का मान, ये y का मान है, f2 यहाँ पर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर 2a प्लस का b, इसको सही से सॉल्व करेंगे, 2a प्लस का b बराबर 3। तो ये क्या है, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको साइड में। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस का b बराबर 3 और यहाँ पर a प्लस का b बराबर 1, इस तरीके से है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का b माइनस का b, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, कुछ नहीं तो 1 है। 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 1a मतलब a बराबर, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो a का मान यहाँ पर आ गया है 2। अब a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ पर a प्लस b बराबर 1, a के जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब ये 2 बराबर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 2। तो b बराबर यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2। तो इसमें हमें क्या निकालना था, a और b का मान निकालना था। तो लिखेंगे अतः a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 2। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 1। तो a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 1 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n तथा a बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। a, बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n। दूसरा यहाँ पर है a, b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है, यहाँ पर
यहाँ पर का तात्पर्य है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज आ जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और तीसरा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, का तात्पर्य है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, जो संबंध दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ए कॉमा ए। पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और सभी ए बिलोंग्स टू ए यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। और इसमें एक संबंध दिया हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, और यहाँ पर एक जो संबंध है ए बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो संबंध है वो एन से लेकर एन तक है, एक संबंध है। तो इसमें यहाँ पर दो कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। इन तीनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों कंडीशन को सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए। अगर ये संतुष्ट हो गया तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एन, ये दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमा एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो कंडीशन यहाँ पर चीज़ें दिया हुआ है, एक ये और ये दूसरा, दो चीज़ें दिया हुआ है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये दोनों नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए बराबर बी का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बराबर एक ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक कॉमा एक संबंध आर में बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। सेम यहाँ पर, और यहाँ पर बोला गया है कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2,2 लेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक ए बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बराबर 4 होगा, नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मान लेंगे यहाँ पर 5 है, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 यहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर 5,5 डज नॉट बिलोंग्स टू जो संबंध दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर ये संबंध में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 25 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 5 बराबर 5 का स्क्वायर, ऐसा ही तो है यहाँ पर संबंध में दिया हुआ है, तो ये इक्वल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 5 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए यहाँ पर 5 लिया जा रहा है, तो 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 5,5 ये संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जो कथन है ये हमारा क्या है, असत्य है। तो लिखेंगे अतः यह कथन असत्य है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर इसको हमें बताना है कि ये बिलोंग करेगा। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें भी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए बराबर बी स्क्वायर दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, तभी ये संबंध को संतुष्ट करेगा और संबंध सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। 1,1 बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में, क्योंकि 1,1 एक का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पर 2,3 अगर लेंगे तो 2,3 यहाँ पर, ये 2 और 3 यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर में तो है, और यहाँ पर 2,3 2 बराबर 3 का स्क्वायर, तो 2 बराबर 3 3 9, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इस तरीके से है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, और यहाँ पर 3,9
3,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर 3 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 9 नम 81 आ जाएगा, ये इक्वल नहीं है। और यहाँ पर ये संतुष्ट कैसे करेगा, ये संतुष्ट करेगा 9 बराबर 3 का स्क्वायर, तो 9 बराबर 3 तिया 9, ये क्या है हमारा संतुष्ट कर गया है। पहला वाला तो संतुष्ट कर गया, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसको अगर उल्टेंगे, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको हमें बताना है। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, इसको हमने बिलोंग कर रहा है ये वाला, लेकिन इसके कंडीशन में ये पलट जाएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, अतः यह कथन असत्य है। इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है। अब लास्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। फिर यहाँ पर का तात्पर्य है, तो दिस इम्प्लाइज ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, इसको हमें बताना है। ये दोनों आपस में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए और सी बिलोंग करेगा आर में, तो इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। तो 81,9 बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पर 81 मतलब ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 बराबर 81 हो जाएगा। सेम यहाँ पर बी कमा सी होना चाहिए, तो बी यहाँ पर क्या है 9 कमा 3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेम यहाँ पर क्या है 81 किसके बराबर होगा, 9 का स्क्वायर 81। ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हमें क्या बताना है कि ए और सी, ए यहाँ पर 81 और सी यहाँ पर है 3, क्या 81,3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 81 बराबर 3 का स्क्वायर, तो 81 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 81 9 इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ए कमा सी संबंध में बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 81,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह कथन असत्य है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसमें जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए ही लेना है, दोनों सेम चीज़ें लेना है। और यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशन को ये फॉलो करना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए इन दोनों कंडीशन के लिए। जब इन दोनों कंडीशन को ये तीनों पॉइंट अगर संतुष्ट कर गया तो वो सत्य हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ें ले लिया है, एन यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू एन, लेकिन 5,5 बिलोंग नहीं कर रहा है एन के आर में, क्योंकि 5 बराबर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आपस में बराबर नहीं है, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए कमा बी बिलोंग तो आर कर रहा है, इसको मतलब सही करते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उसी के अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पर क्या है ए बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 बराबर 3 ले लिया, 9,3 ले लिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये भी संतुष्ट करेगा। इसको अगर उल्टेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। सेम यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर क्या है बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ए कमा सी बिलोंग टू आर, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, और ए और सी को हमने यहाँ पर ले लिया जो कि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 2, 3, 4, 5, बी बराबर 1, 5, 9, 11, 15, 16 और एफ यहाँ पर दिया हुआ है 1, 5, 2, 3, 9, 3, 1 और 4, 5 और 2, 11।
क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। एफ ए से बी में एक संबंध है, एफ ए से बी में एक फलन है। इसमें संबंध और फलन, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, ए से बी में ये संबंध है और यहाँ पर फलन है। 2 चीज़ें यहाँ पर हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो इसमें जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, संबंध कब होता है? जब यहाँ पर एफ यहाँ पर ए से बी में एक संबंध कब होता है? जब एफ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। जब एफ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है तब यहाँ पर एफ ए और बी, एफ यहाँ पर ए से बी में एक संबंध होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट में यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये एक संबंध है। तो संबंध के लिए यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे। पहले ए क्रॉस बी पहले एक के साथ उपसमुच्चय निकालेंगे, मतलब क्रॉस निकालेंगे। 1 का 5 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 11 के साथ, इस तरीके से बहुत सारी आ जाएंगे इसमें। 2 का 1 के साथ, 2 5, 2 9, 2 11। अब यहाँ पर 3 1, 3 5, 3 9, 3 11। 3 के बाद यहाँ पर 4 है, 4 1, 4 5, 4 9, 4 11। इस तरीके से हमें निकालना है। ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर एफ में जो यहाँ पर दिया हुआ है एफ, तो क्या एफ में जितने भी सारे यहाँ पर क्रमिक युग्म दिया हुआ है, ये क्रमित युग्म ए क्रॉस बी में है? अगर ये क्रमित युग्म ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एफ यहाँ पर संबंध हो जाएगा ए से बी में। तो 1,5 यहाँ पर ये है, 2,9, 2,9 यहाँ पर है, 3,1, 4,5, 4,5, 2,11, 2,11 ये है। तो यहाँ पर f में जितने भी सारे क्रमित युग्म हैं ये सारे a क्रॉस b में हैं। इसका मतलब f a से b में एक संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे f a से b में एक संबंध है, क्योंकि f a क्रॉस b का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर f a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, इसलिए ये क्या है? संबंध है। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि एफ ए से बी में एक फलन है। यहाँ पर हमें फलन बताना है। तो फलन तब होता है जब यहाँ पर ए का प्रत्येक प्रतिबिंब, यहाँ पर ए का प्रत्येक प्रतिबिंब बी में, मतलब ए का प्रत्येक प्रतिबिंब बी में मौजूद हो और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सिंगल बनेगा, एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का बी में सिंगल, मतलब एकल अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, तब यहाँ पर वो संबंध होगा। तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, तीर आरेख के द्वारा हम इसको समझते हैं। यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है, माना कि संबंध यहाँ पर आर है। अब ए के अवयव क्या है? 1 2 3 4, और बी के अवयव क्या है? यहाँ पर बी के हैं 1 5 9 11 15 16। अब यहाँ पर जो f दिया हुआ है 1 का 5 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 2 का 9 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, और 4 का 5 के साथ है, और यहाँ पर 2 का 11 के साथ है। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 9 और 11, और यहाँ पर
और 1 का 5 और 4 का 5 बन रहा है। 1 का 5 बन रहा है और 4 का भी 5 बन रहा है। यहाँ पर कोई एक मतलब जो अवयव है, यहाँ पर ये x है, ये y है। x के मतलब एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का 2 प्रतिबिंब, जो 2 अवयव है उसका 2 प्रतिबिंब है, 9 और 11। इसीलिए ये क्या है, हमारा फलन नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, f a से b में फलन नहीं है क्योंकि यहाँ पर f2, क्योंकि यहाँ पर f2 का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है, 9 है और क्या है, 11 है। यहाँ पर x के अवयव यहाँ पर 2 है, 2 का प्रतिबिंब 9 और 11 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि f बराबर a b a प्लस b सच दैट a b बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित z क्रॉस z, यहाँ पर संबंध z से z का एक उपसमुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी पुष्टि कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, जो चीज़ें दिया हुआ है सबसे पहले लिखते हैं। f यहाँ पर दिया हुआ है, f यहाँ पर माना कि ये r है, संबंध है। तो a, b, a क्रॉस b मतलब a मल्टीप्लाई b और a प्लस b, दो यहाँ पर जो 2 ऐसी संख्या लेंगे, उन दोनों को गुणा करने के बाद उन दोनों को गुणा करेंगे और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सच दैट यहाँ पर क्या a, b बिलोंग्स टू z, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले f जो संबंध है उसको बनाते हैं। यहाँ पर a और b किस में है, z में है, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक हमें लेना है जो कि इन दोनों को संतुष्ट करें। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे कि उन दोनों को गुणा करने के बाद उनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर वो इस कंडीशन को संतुष्ट करें। तो ले लेंगे यहाँ पर 1,2, 1,2 मतलब 1 का मतलब 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है। सेम यहाँ पर 2,1 लेंगे, 2,1, तो 2,1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,1 नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 गुणा 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। इस तरीके से हमें सबसे पहले f को बना लेते हैं, जो संबंध है हमारा उसको बना लेते हैं। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा हम लेंगे 5,6। 5,6 किस तरीके से, 2 गुणा, यहाँ पर 5 किस तरीके से आ जाएगा, 5 गुणा 1, 5 और 1 6, 6,5, तो 6,5 किस तरीके से आ जाएगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 6,7, तो 6,7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, ऐसे ही 6,5 माइनस का 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 किस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने जो संबंध है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ले लिया है, बना लिया है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 1 और 2 x जो ले रहे, जो क्रमिक हम बना रहे हैं यहाँ पर क्रमित युग्म, उसमें से x और y के जो अवयव है, ये सारे अवयव कहाँ से लेना है, z से लेना है, पूर्णांक से हमें लेना है।
तो ये हमने ले लिया है और इस तरीके से हमने जो संबंध है उसको हमने बना लिया है। अब हमें बताना है कि क्या ये फलन है। तो फलन होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? फलन के लिए यहाँ पर x के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 2 5 6 6 6, तो इसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 5 का 6 है, 6 का 5 है और 6 का 7 है और 6 का -5 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखने के बाद यहाँ पर 6 का कितना प्रतिबिंब बन रहा है? 6 का 5 है और 6 का 7 है और 6 का -5 भी है। तो यहाँ पर 6 जो अवयव है उसका एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या है? ये फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः F6 का कितना प्रतिबिंब है? 5 है। यहाँ पर भी 6 है। F6 का कितना प्रतिबिंब है? यहाँ पर ये 7 है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी एक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह फलन नहीं है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 9 10 11 12 13 तथा f a से n तक है और f n बराबर n एक महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? a दिया हुआ है, f बराबर जो संबंध है a से लेकर n तक है और fn बराबर n महत्तम अभाज्य गुणांक। सबसे पहले इसको हम समझेंगे और इसमें हमें परिसर निकालना है। महत्तम अभाज्य गुणांक हमें निकालना है। तो महत्तम अभाज्य गुणांक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसको हमें समझना है। अभाज्य गुणांक, सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणांक कोई भी संख्या यहाँ पर लेना है, उसका अभाज्य गुणांक हमें मतलब निकालना है। कोई भी संख्या सबसे पहले उसका गुणांक निकाल लेते हैं। माना कि यहाँ पर संख्या यहाँ पर लेते हैं 10, तो 10 का हमें गुणांक निकालना है। मतलब 10 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पर अभाज्य महत्तम अभाज्य निकालना है। महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। तो महत्तम निकालना है। महत्तम मतलब बड़ी संख्या। तो 10 का महत्तम अभाज्य गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं। 10 का यहाँ पर महत्तम अभाज्य गुणांक 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो a है, a यहाँ पर क्या है? 9 10 11 12 13 और यहाँ पर f a से लेकर n तक है। यहाँ पर a से लेकर n तक यहाँ पर नेचुरल नंबर आना चाहिए और a यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को हमें रखना है और fn यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें n यहाँ पर क्या रखना है? n यहाँ पर a के अवयव ही रखना है, क्योंकि इसमें f जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है a से लेकर n तक है। मतलब a के वैल्यूज़ को हमें रखना है और यहाँ पर n मिलेगा, मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर रखते हैं, f9 रखेंगे। तो f9 रखने के बाद यहाँ पर f, ये पूरा जो fn बराबर n, ये क्या है? महत्तम अभाज्य गुणांक है। तो 9 का हम निकाल लेते हैं। महत्तम अभाज्य गुणांक क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से रफ में करेंगे। 9 का किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में आता है। 1 3 9, तो अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। यही सबसे बड़ी संख्या है। तो f9 का 3 हो जाएगा। f10 का निकालेंगे। यहाँ पर जो संख्याएं रखेंगे हमें ध्यान रखना है वो संख्याएं एक ही होने चाहिए। 10 का यहाँ पर क्या निकाला था हमने? 5 निकाला था। f11 निकालेंगे तो 11 का 11 ही होगा। 11 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में। तो 11 क्या है? अभाज्य संख्या ही है, सबसे महत्तम। f12 निकालेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 2 3 4 6 और 12। तो अभाज्य संख्या क्या है इसमें? अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 है
और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 2 और 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर F13 निकालना है, तो 13 यहाँ पर किसके पारे में आता है, 1 के पारे में आता है, 13 के पारे में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परिसर बोला है निकालने के लिए। तो फंक्शन में जो रखेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, परिसर होता है। ये एक टाइप का मशीन है, मशीन में हम जैसे जूस के मशीन में फ्रूट डालते हैं, फ्रूट डालने के बाद हमें जूस मिलता है, सेम यहाँ पर ये एक मशीन है, मशीन के अंदर हम संख्याएं रख रहे हैं, संख्या रखने के बाद उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, परिसर है। तो लिखेंगे अतः परिसर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 5, 11, 3, 11। तो यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो उसको मैं 2 बार नहीं लिखना है, 3, 5, 11 और 13 इसका आंसर है, ये इसका परिसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11th के मैथ्स को कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल से, जिसमें एग्जाम्पल हर एक टॉपिक और हर एक विविध के प्रश्न वाली उदाहरण सारे को हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।